actually dared and showed the courage to make a film on it. विवेक जी एग्जैक्टली 3.5 साल पहले मुझे याद है इसी हॉल में रामबाव मार्गी प्रबोधिनी के प्लेटफॉर्म पे हमने अर्बन नक्सल्स पे एक डायलॉग एक चर्चा रखी थी एंड आई एम ग्लैड दैट वी वर अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी राइट फ्रॉम बुद्धा in a traffic jam to the Kashmir files. So on behalf of the audience, I once again welcome you to this hall and now I'll request our Rambav Margi's Prabodhini's Director General Shri Ravindra Sathe to take over and present a background of this program. मंच पर उपस्थित आज के प्रमुख अतिथि जिनको सुनने के लिए हम आए ऐसे आदरणीय विवेक जी, पल्लवी जी, इस कार्यक्रम को कंपेयर करने वाले हमारे मित्र एडवोकेट आशीष चौहान और जिस संस्था के माध्यम से दो संस्था के माध्यम से ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें एक है रामबाव मालगी प्रबोधिनी और दूसरी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति। इसके भी एक न्यासी आदरणीय रघुनाथ कुलकर्णी जी हमारे मध्य में उपस्थित है और आप सबका पत्रकार मित्रों का मैं रविंद्र साठे फिर से एक बार हृदय से स्वागत करता हूं। वैसे हम सुनने के लिए विवेक जी के लिए आए हैं और पल्लवी जी के लिए आए, इसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। केवल इसके पीछे भूमिका जो है मालगी प्रबोधिनी की या श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति की, ये भूमिका मैं चंद ही शब्दों में संक्षेप में, बहुत ही संक्षेप में आपके सम्मुख रखूँगा। एक जो जानते हैं कि रामबाव मालगी प्रबोधिनी गत 40 साल से काम कर रही है, मुख्य रूप से प्रशिक्षण का काम करती है और अभी का है हाँ ये जो कार्यक्रम है एक दृष्टि से प्रबोधन का है, एक जागरण का कार्यक्रम है। तो ऐसे प्रबोधन के कार्यक्रम जगह जगह करना ये भी प्रबोधिनी का एक मुख्य अंग है। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति, जिन श्यामा प्रसाद जी ने कश्मीर के लिए बलिदान किया, उनकी स्मृति में ये संस्था बनी है। तो ये दोनों संस्था के माध्यम से आज ये कार्यक्रम हो रहा है। जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि इसी सभागार में अर्बन नक्सल इस विषय के ऊपर हमने विवेक जी का ही ऐसा ही कार्यक्रम रखा था 3 साल पहले। तो ये परंपरा है मालगी प्रबोधिनी के ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करना। आज के स्थिति में हम जानते हैं कि कल प्रधानमंत्री जी ने भी इस चित्रपट के बारे में, मूवी के बारे में काफ़ी अपने सामने अपनी काफ़ी अच्छी बातें रखी है कि आज जो एक इकोसिस्टम तैयार हुई है जो देश के इतिहास को सप्रेस कर रही है और काफ़ी सालों से कर रही है। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतने सालों के बाद विवेक जी को मौका मिला कि काश्मीरी पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुए वो सबके सामने ला कि इस देश की एक दुर्भाग्य है, देश का दुर्भाग्य है कि इतने साल लगे, क्योंकि उसका कारण ही ये जो इकोसिस्टम तैयार हुई है ये उसका कारण है। इसलिए मित्रों, इतिहास जो है वो इतिहास का तथ्य सबके सामने रखना ये महत्वपूर्ण होता है। और इतिहास जब आज की पीढ़ी जानेगी इतिहास, तो ये नई पीढ़ी एक नया भारत बनाएगी। इसके लिए इतिहास को जानना अत्यंत आवश्यक है। और अंग्रेजी में जैसे ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कहते हैं, ये मूवी भी आप देखेंगे तो उसमें किसी धर्म के विरोध में उन्होंने नहीं किया है। जो ऑब्जेक्टिविटी है, जो तथ्य है, वो तथ्य हम सबके सम्मुख उन्होंने रखा है। तो विवेक जी, आपके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ और आपको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप आगे जाकर भी ऐसे बहुत सारे इतिहास के तथ्य सब देश के सामने लाए। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। और आपने जो मेहनत की, परिश्रम किया और एक विषय सबके सामने लाया, ये सराहनीय है। स्वयं प्रधानमंत्री ने आपकी सराहना की है, तो हम तो बहुत ही छोटे हैं, लेकिन फिर भी दोनों संस्था की ओर से आपको हृदय से आपका स्वागत करता हूँ और आप दोनों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। और बड़ी तादाद में आप सब यहाँ पर आए। वैसे थोड़ी असुविधा होगी क्योंकि मीडिया के मित्र भी हमारे बीच में है, इसके लिए लोगों को थोड़ी असुविधा होगी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साठे जी। ओवर टू यू एडवोकेट आशीष चौहान। Every time I see this trailer, there is goosebumps, and I think this is a defining moment in Indian cinematic history.
we are witnessing history as we see it. I'm just going to read some tweets which have come today. Governments are granting leave to watch this film. Corporates are giving free tickets to their employees. A movie is voluntarily, mind you, voluntarily being pulled off theaters in a state to accommodate this movie. So far as the stupendous success, commercial success, of course, is there. The parameters are very clear. This movie is basically changing the way we are going to look at cinematic parameters from now on. What are your first thoughts, sir? आप सबका बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद आप लोग आए। और पीछे जो बैठे हैं, अगर चाहें तो मैं खड़ा हो सकता हूं ताकि मैं भी आपको देख सकूं। नमस्कार, मैं आपको भी देख रहा हूं। थैंक यू। ये देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल मिडिल क्लास छोटे शहर का, जिसको अंग्रेजी नहीं आती, ऐसे परिवार से आया हूँ। एक टीचर का बेटा हूँ, तो मैं ज़्यादा ये सफलता, सक्सेस, ये सब मुझे समझ में भी नहीं आता है। मैं वही हूँ जो आप पहले था, देवेंद्र जानते हैं, और मैं वही रहने वाला हूँ। तो ऐसा मुझे उसमें मत बांधो आप लोग। लेकिन ये सक्सेस किसकी है, मैं बताता हूँ ये सक्सेस किसकी है। आज मैं फ़्लाइट में जब चल रहा था, तो जब हम लोग आ रहे थे, तो जो सिक्योरिटी वाला बाहर जो चेक करते हैं, उसके चेहरे पे वो खुशी थी जो किसी माँ के चेहरे पे एक बच्चा पैदा होने की होती है। आगे चल के जो जो बग्गी चलाते हैं वहाँ एयरपोर्ट में, वो लोग जो स्टारबक्स में सामान बेचते हैं, वो लोग इलीट लोग जो थे, टाई सूट वाले, वो देखते थे, पहचानते थे, कुछ नहीं बोलते थे। पर ये लोग दौड़ दौड़ के मेरे पास आ रहे थे। उनके चेहरे पे वो भाव था, जब बहुत लेट किसी के बच्चा हो तो जो खुशी होती है। एक असंभव चीज़ जब संभव हो जाए तो खुशी होती है। तो सबसे पहले तो ये जो सफलता है, ये मेरी नहीं है। मैं इसको कैटेगोरिकली ऑन द रिकॉर्ड्स आज पहली बार डालना चाहता हूँ। और अगर आप थोड़ा भी मेरा सम्मान करते हैं, तो आज के बाद प्लीज़ इस सफलता को मुझसे ना जोड़ें। मैं सिर्फ एक माध्यम था। ये ऐसी चीज़ें सरस्वती के आशीर्वाद से होती हैं। इसके पीछे एक बहुत डिवाइन फोर्सेस होती हैं। आप माने चाहे ना माने, मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ऐसा है सत्य। एक आइडिया का टाइम आ गया था, उसको होना ही था। चूंकि मैं शिव और सरस्वती का उपासक हूं, इसलिए मुझे कश्मीर का विषय मिल गया। पर यह सक्सेस है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की, यह सक्सेस है टीकालाल टपलू जी की, यह सक्सेस है जस्टिस नीलकंठ गंजू जी की, यह सक्सेस है उन एयरफोर्स ऑफिसर्स की जिन्हें अपनी जान यासीन मलिक की गोलियों से दी। यह सक्सेस है गिरजा टिक्कू जी की, उनके बच्चों की। वो हर व्यक्ति, कोई भी चीज अचानक नहीं होती है, उसमें बहुत वर्ष लगते हैं, युग लग जाते हैं। मैं जब शूट कर रहा था कश्मीर में, देवेंद्र, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं, मैं चारों तरफ जब देखता था, वो एक बंजर जमीन, यानी जमीन तो बहुत खूबसूरत है, पर एक बंजर जो जहां पे ना तो आज कोई संगीत है ना म्यूजिक है। तो मैं सोचता था एक वक्त में कैसे आए होंगे वहां पे मुखर्जी साहब, कैसे उन्होंने ऐलान किया होगा कि इसको बदलना है और इसको एक बनाना है, भारत का अखंड पार्ट, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। टीकालाल टपलू जी इकलौते, मेरे ख्याल से एक या दो वहां पे उस वक्त हमारी विचारधारा के लोग बीजेपी के थे, अकेले। मुझे लोगों ने बताया वो अकेले पैदल दिन भर घूमते ही रहते थे लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए। उनको क्यों मारा गया? वो पहले एक लीडर थे जिनको मारा गया। आपने इसमें भी देखा, वो कहता है कि किसको मारा, संतोष ने, टिक्कू, वो जो बिट्टा बोलता है ना, किसको मारा था, सतीश, सॉरी, मैं माफ करिए, सतीश कुमार टिक्कू। और वो इंटरव्यू में कहता है क्यों मारा, कहता है हिंदू था। कहता है हिंदू होना क्या कोई गुनाह है? कहता नहीं, आरएसएस का था। कहता आरएसएस का होना गुनाह है? कहता हाँ, हिंदू होना भी गुनाह है, आरएसएस का होना भी गुनाह है, कांग्रेस का होना गुनाह नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का होना गुनाह नहीं है, अर्बन नक्सल होना गुनाह नहीं है। दुर्गा को मैंने
जादवपुर यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से देखा है लिखा हुआ, क्या लिखा था दुर्गा, माँ दुर्गा के बारे में बता भी नहीं सकता हूं, वो गुनाह नहीं है। लेकिन एक कश्मीर में एक ऐसी बीज डाल दिया गया कि हिंदू होना गुनाह है, और उससे लड़ते लड़ते जो भी फिगर है, चाहे वो 4 लाख है, चाहे 5 लाख है, लाखों में ना फंसिए आप, लेकिन सारे के सारे हिंदू आज वहां है ही नहीं। उनका जो संघर्ष है ये उसकी जीत है। उन्होंने कभी अपने बच्चों को ना तो पत्थर उठाने दिए, ना बदला लेना दिया। आपको यकीन नहीं आएगा साठे साहब, हम जब रिसर्च का 4 साल का इसमें रिसर्च, हम जब रिसर्च कर रहे थे, मैंने कहा कहीं ठीक है इन लोगों ने बदला लिख के दिए, बंदूक नहीं उठाई, लाठी नहीं उठाई, पत्थर नहीं फेंका, पर कहीं पे कुछ हेट स्पीच तो होगी भाई, ट्विटर में इधर उधर कहीं लिटरेचर में, ऐसे में हेट स्पीच मतलब जिसने आपको जुल्म किया, जिसने आपको मारा है, सताया, उसको लेके आप खूब गाली गलौज लिखें। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, कहीं हेट स्पीच तक नहीं है। तो उन्होंने अपने बच्चों को सिर्फ सरस्वती की उपासना में लगाया, पढ़ाया, और उसका कारण आज ये है कि जितने कश्मीरी बच्चे हैं ये दुनिया में हर जगह, कहीं पॉलिसी मेकिंग में हैं, कहीं वो एडवोकेट्स हैं, अटॉर्नीज हैं, कहीं पे नासा में हैं, कहीं इंडिया में तो डिफेंस में इतने सारे रहे हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो सारी दुनिया में आज ज्ञान और एक ह्यूमैनिटी का प्रकाश फैला रहे हैं, और जिनने जुल्म किया उनके बच्चे गरीबी में पत्थर फेंक रहे हैं। तो ये उन सब माँ बाप जिनका त्याग और तपस्या, जिनका संघर्ष से उनके बच्चों को ये सफलता मिली, उनके बच्चे मतलब हमारे बच्चों को ये सफलता मिली, मतलब भारत को ये सफलता मिली, ये सरस्वती की उपासना की जो सफलता है ये उसकी सफलता है। आज जैसे एक जमीन रेगिस्तान की बंजर हो जाती है, कोई उसमें पानी ही नहीं पड़े अगर, तो वो और क्रैक्स आते जाते हैं, ऐसे ही हमारे जो मूल हमारी कॉन्शियसनेस है उसके साथ हो गया था। हम लोगों को हमेशा बांटने की कोशिश, तुम ये हो, तुम वो हो, पूरे भारत में ऐसा विश्वास हो गया था कश्मीर कोई अलग जगह है। आम भारत में लोग ये पूछने लगे थे में बर्फ गिरती है तो क्या होता है, जम्मू में बर्फ नहीं गिरती, पर जम्मू कश्मीर आमतौर पे, मैं तो महाराष्ट्र में हमेशा मुझसे बहुत लोग पूछते थे, अच्छा वहां शूटिंग कर रहे थे, जम्मू में बर्फ थी कि नहीं थी, वैष्णो देवी लोगों को लगता है बर्फ गिरती होगी। हमने कश्मीर को सिर्फ नक्शे में ही नहीं, अपने दिमाग से भी टेढ़ा मेढ़ा बना के हमें प्रेजेंट कर दिया गया। जो बच्चा स्कूल कॉलेज जा रहा था उसको पता ही नहीं इसका सत्य क्या है। आज इस फिल्म के जरिए सबको यह पता चल गया कि बिना कश्मीर के भारत का कोई अस्तित्व नहीं है। यह उस बात की सफलता है। आज भारत का जो जितना ज्ञान है, जो नॉलेज है, हमारी जो मूल वैल्यूज हैं, वो मूलतः आप देखिए कश्मीर से ही वो ज्ञान की गंगा बहती है, और इसीलिए कश्मीर को सेंटर ऑफ नॉलेज बोला गया हमेशा। और ये भारतीयों ने नहीं, विश्व में चाइनीज लोगों ने लिखा है, उनने भी नॉलेज सेंटर बोला है, रोमन एम्पायर ने भी उसको नॉलेज सेंटर बोला था, ईरान इराक में तो ये फेमस ही था कि वो नॉलेज सेंटर है, और ग्रीक लोगों ने भी बोला। सारा विश्व मानता था कि कश्मीर जो है वो भारत का एक नॉलेज सेंटर है, क्योंकि जितने ज्ञानी लोग हैं वहाँ जाके वहाँ पे अध्ययन करते थे, तपस्या करते थे, इसलिए शंकराचार्य भी तपस्या करने गए। ये शिव और सरस्वती की ज़मीन है। तो जो लोग कहते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड लैंड है, तो आप अगर आज सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, आपके घर पे कोई कब्जा करके बैठ गया हो, तो सबसे पहला सवाल कोर्ट यही पूछेगा ना, भाई ओरिजिनल टाइटल किसका है। बात तो वहां से शुरू होगी। हमको उलझा दिया गया था कि 1947 में क्या हुआ था। 1947 एक सिविलाइजेशनल नेशन जो है उसका तो एक बहुत छोटा सा एक साल है। भारत का निर्माण 1947 को नहीं हुआ। तो ये तो कोई भी एक 5 साल का बच्चा भी बता सकता है कि ये शिव और सरस्वती की ज़मीन है, या अभिनव गुप्ता की ज़मीन है, जहाँ उपनिषद लिखे गए वहाँ की ज़मीन है, जहाँ पतंजलि ने योग सूत्र लिखे वहाँ की ज़मीन है, ये तो नाट्यशास्त्र जहाँ भरत मुनि लिखा उसकी ज़मीन है, जहाँ पंचतंत्र लिखे गए उसकी ज़मीन है। तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस फिल्म को देखने के बाद जो भी देखता है उसको कोई यह बहका नहीं सकता उस युवा को कि इसका ओरिजिनल टाइटल किसका है।
ये उस हर युवा की जीत है, ये उसकी सक्सेस है, ये हम सबकी सक्सेस है। इसलिए सक्सेस को बांट के एक आदमी पे केंद्रित कर देना, ये बॉलीवुड के फिल्म स्टार्स के साथ तो जायज है, मेरे साथ कृपया यह अन्याय ना करें। ये हम सबकी सफलता है, तो ये मेरे भाव हैं। विवेक जी थोड़ा सा पीछे जाते हैं। 2019 ताशकंद फाइल्स, 2022 कश्मीर फाइल्स, इन दो बिंदुओं के बीच में जो एक जर्नी था, कहीं पे एक पॉइंट आया होगा जब आपने कहा होगा कि यस दिस इज़ द स्टोरी आई वांट टू टेल और ये मेरा इंस्पिरेशन है। ये थोड़ा सा हमें ज़रा जर्नी बताइए। ये 2019 नहीं, हमने 2018 में चालू कर दिया था। ताशकंद फाइल्स के रिलीज़ होने के काफ़ी पहले ये शुरू हो गया था काम। और ये जब मुझे एक डॉक्टर सुरेंद्र कौल हैं अमेरिका में, कश्मीरी पंडित हैं, वो मुझे अचानक, जब एक डिवाइन फोर्सेस काम करती हैं तो वो अचानक मिल गए और उन्होंने मुझसे एक सवाल कहा कि भाई आप हमारे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं बनाते हैं। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं, और दूसरा क्या प्रॉब्लम है, कश्मीर पे फिल्म बनाना मतलब अपनी जान को सीधा दांव पे लगा देना है, तो ये कैसे करूं, यानी आप बताइए। तो उन्होंने बोला अगर विवेक जी आप भी ऐसा बोलेंगे तो फिर मतलब हमारे लिए कोई आशा नहीं है, देयर इज़ नो होप फॉर अस, ही सेड। और उसके बाद जब मैं अमेरिका से वापस आ रहा था फ्लाइट में, तो मेरे दिल में ये बात बहुत चुभी। लौट के जब मैं आया, मैंने पल्लवी से ये बात करी, उसके बारे में वो बताएंगी कि इनने कैसे फैसला किया उसका, क्योंकि पल्लवी जी का रोल इसमें जो है, कहते हैं शिव कि शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं, और वो शक्ति क्या है, वो शक्ति है कॉन्शियसनेस। शक्ति वो दुर्गा का रूप नहीं है, ये कॉन्शियसनेस है शिवा के साथ। तो मैंने पल्लवी से कहा भाई ये बड़ा कांटों भरा रास्ता है, इसमें जान का भी खतरा है, माल का भी खतरा है, और इसमें क्रेडिबिलिटी को तो ये लोग डिस्क्रेडिट कर ही देंगे, आपको पुरानी पुरानी चीज़ें उखाड़ के आपकी क्रेडिबिलिटी को करेंगे। और सबसे बड़ा खतरा इसमें यह है, अगर इसमें हम सफल नहीं हुए, कहीं 19-20 हो गया गलती से, तो फिर इस विषय पे कोई भी कभी कोई फिल्म अगले 100 साल में बनाएगा नहीं। तो इसका बहुत बड़ा क्रेडिट, बहुत ही बड़ा क्रेडिट पल्लवी जी को जाता है। और जिन लोगों ने इस यात्रा को देखा है पिछले 4 साल, कई लोग जानते हैं इस बात को, मैं तो इतना सोशल मीडिया में दिखता ही रहता है, पूरे टाइम पल्लवी हम साथ में रह के, एक सेकंड नहीं, पूरा रिसर्च 4 साल पल्लवी ने सारे इंटरव्यूज़ किए, सारे लोगों के दर्द और पीड़ा को समझा, जिसको मैंने स्क्रिप्ट में उतारा फाइनली। तो ये कॉन्शियसनेस है इस फिल्म की। पल्लवी जी, दिस इज अ क्यू फॉर यू टू शेयर योर पार्ट ऑफ दैट जर्नी। नहीं, ये विवेक की पुरानी आदत है कि ये हर चीज़ मेरे ऊपर डाल देते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जब हम काम साथ में करते हैं, जब हम साथ रहते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फिर हर वो चीज़ जो ज़िंदगी में हमको जिसका सामना करना पड़ता है, वो दोनों एक साथ ही करेंगे। लेकिन जहाँ तक कश्मीर का मसला है, जब विवेक मेरे पास आए, और मैं बहुत ऑनेस्टली आज आप सबको ये बात बताना चाहती हूँ, मुझे कश्मीर के बारे में पता नहीं था। हमारे कई दोस्त हैं, कश्मीरी पंडित दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन 32 सालों से कोई भी कश्मीरी पंडित बहुत वोकल नहीं रहा है अपने दर्द को लेके। तो जब कभी हमने पूछा, कभी रवि खेमू से पूछ लिया, कभी और किसी से पूछ लिया, हमारे एक प्रोड्यूसर थे के वत्तल नाम से, कोई बताता नहीं था। हाँ, बस वो हम निकल आए वहाँ से ऐसे करके। तो जो पूरा सत्य है कश्मीर का मुझे पता नहीं था। तो विवेक ने जब कहा कि इसके ऊपर फिल्म बनानी है, तो मैंने कहा व्हाट अबाउट इट। मुझे लगा जैसे ये मिशन कश्मीर वगैरह ये फिल्में बनी हैं, वैसी ही कोई और बनानी है। मैंने कहा ये बनाने का क्या फ़ायदा है, अपना क्या लेना देना इससे। तो फिर जब विवेक ने मुझे बिठा के सब समझाया, तो मैं तो अवाक रह गई कि ये जब हुआ, ऐसा नहीं कि ये कोई 400 साल पुरानी घटना है। ये जब हुआ था 1990 में, मैं काम करना मैंने शुरू कर दिया था, मैं अपने पैरों पे खड़ी थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई छोटी बच्ची थी या मुझे पता नहीं था या मैंने कहीं पढ़ा नहीं था। तो ये बात मिस कैसे हो गई हमसे, पता कैसे नहीं चला। और अपने आप से इतना
मैं बता नहीं सकती, एक ऐसी फीलिंग आने लगी कि शायद हम जो समझते हैं खुद को वो हम हैं नहीं, खुद के ही नज़रों में अपने आप को छोटा पाने लगते हैं हम। तो रिसर्च जब की मैंने थोड़ी बहुत, तो पता चला कि ये तो थोड़ा है सेंसिटिव मामला है। तो मैं बहुत दिनों तक सोचती रही इसके बारे में, मैंने तुरंत हाँ भी नहीं कहा विवेक को। और जब फाइनली मैंने मन बना लिया कि अगर हमने एक राह चुनी है और हम अगर कह रहे हैं डंके की चोट पे पहली फिल्म से कि हम फाइल्स खोल के रहेंगे, तो ताशकंद के बाद तो ये लाजिम है, अगर हम 30 साल से मुझे ही नहीं पता है तो मैंने ही तो धोखा दिया है उनको, क्योंकि ये बात मुझ तक नहीं पहुंची। तो आपको क्षमा मांगने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो मैंने कहा ये हमारी तरफ से सारे कश्मीरी पंडित समाज को और कश्मीर राज्य को, जिसे हमने बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, हमारी तरफ से यह सॉरी कहने का मौका है और इसको गंवाना नहीं चाहिए। तो हमने फिर ये डिसीजन लिया, उसमें बच्चों को भी शामिल किया कि उन्हें ऐसा ना लगे कि अरे माँ बाप ने पता नहीं कौन सा ख़तरा मोल लिया और हमारी ज़िंदगी को क्या बना दिया। तो हमने उनको भी साथ में लिया, उनको भी समझाया, और वो बहुत अच्छा हुआ ये डिसीजन हमारा, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि यंग बच्चे आजकल ख़ासकर शहरों में, बम्बई में पले बड़े हैं, तो एक कहीं थोड़ा सा निकल रहे थे शायद एक दिशा में, तो इस फिल्म की वजह से वो वापस ठीक रास्ते पर आ रहे हैं। आपने आपके इंटरव्यू में, साक्षात्कारों में कई मर्तबा कहा है कि इसका काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च हुआ, लगभग 3-4 साल आप जगह जगह घूमे, जो फर्स्ट जनरेशन विक्टिम्स थे या जो विटनेसेस थे इस पूरी जीनोसाइड का, तो उनके आपने इंटरव्यूज़ लिए, और मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे हैं जिसमें आपने वो जो पेनफुल जर्नी थी पूरी वो खुद एक्सपीरियंस की। तो ऐसा एक कोई इंसिडेंट विच स्टैंड्स आउट इन योर मेमोरी? एक्चुअली पहला इंटरव्यू, मतलब एवरीथिंग वाज टेरिबल, आई मस्ट टेल यू, क्योंकि हम जब गए वहाँ उनसे पूछने के लिए तो हमें पता था कि हाँ इनके पिता की हत्या कर दी थी, लेकिन कैसे की थी ये नहीं पता था। तो हम गए उनके पास, तो इतना मतलब इतना स्वागत हमारा किया उन्होंने। कश्मीरी पंडितों में एक हाँ हॉस्पिटैलिटी के लिए तो वो जाने जाते हैं, और उनका एक कुछ ऐसा ख़ास रिचुअल है कि जब टेबल पे वो खाना रखते हैं तो उसमें कुछ 7 या 9 रंग वो टेबल पे दिखने चाहिए, ऐसा कुछ एक कस्टम है। तो सारी डिशेस उनकी जो भी हैं वो दम आलू से लेके और राजमा और यखनी से लेके सब कुछ था वहाँ पे, और हमें नाम बता रहे थे कि ये है। बड़े प्यार से हमें खाना खिलाया उन्होंने, खूब गप्पे हुई, सब हुआ। फिर हमने कहा चलिए इंटरव्यू के लिए बैठते हैं। तो मैंने कहा मुझे पता है आपके पिताजी की हत्या हुई थी, तो हम लोग बचपन से शुरू करते हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा बचपन हमारा। हमारे जो नेबर्स थे बहुत प्यार से हम लोग रहते थे। शिवरात्रि पे वो हमारे यहाँ आते थे, हम ईद पे उनके यहाँ जाते थे, वो सब हुआ। और फिर मैंने कहा वो इंसिडेंट बताइए मुझे अभी। और वो इंसिडेंट बिल्कुल मतलब एक्सप्रेशन नहीं थे उनके चेहरे पे जब वो बात करने लगे उसके बारे में। और उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी को पहले तो गोली मार दी थी, और जब वो मर गए तो उनके शरीर के 50 टुकड़े किए गए और एक बोरी में भर के झेलम में फेंक दिया। और 2-3 दिन बाद जब वो बोरी ऊपर आई तो उसमें शायद उनका कोई आई कार्ड था या कुछ था, उसका एक कुछ कोना मिल गया, इसलिए पता चला कि हाँ ये इनके शरीर के हिस्से हैं। अब आप सोचिए कि जिनके साथ हमने कुछ देर पहले खाना खाया हो, जिनके परिवार के साथ हम लोग मिले हैं, चाय पी रहे हैं, डेजर्ट्स खा रहे हैं, मिठाई विठाई खाई उनके साथ, और उनके जीवन में इतनी पीड़ा होगी ये हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और ऐसे एक के बाद एक, मतलब आपके कल्पना के बाहर है कि हत्या तो मतलब बहुत ही मामूली शब्द लगता है उसके सामने। अगर मैं कुछ और थोड़ा सा बताऊं, अगर किसी को तकलीफ़ ना हो यहाँ पे, तो एक इंटरव्यू में एक महिला ने हमसे कहा कि उनके पिताजी को गोलियों से भून दिया था पूरा, और सीधा पुलिस उनको पोस्टमार्टम के लिए ले गई।
जब पोस्टमार्टम किया उनका और बॉडी वापस मिली तो जगह जगह गोलियों के निशान थे, और पोस्टमार्टम करने के बाद वो सिलाई भी ढंग से हुई नहीं थी, तो सब अंदर के ऑर्गन्स उनके, और वो इतनी रो रही थी जब वो ये बता रही थी, और मुझसे कहने लगी कि अपने पिता को कभी किसी भी लड़की ने अपने पिता को कभी निर्वस्त्र नहीं देखा होगा, मुझे देखना पड़ा क्योंकि मुझे उनके अंतिम संस्कार के लिए उन्हें नहलाना था, और तब ये मैंने सब देखा। तो ये ऐसे रोज़ रोज़ 3-4 अलग अलग जगह से ऐसी दर्दनाक पीड़ादायी चीज़ें हम लोग सुन रहे थे कि ये जब किस्सा मैंने सुना तो मैं, विवेक कैमरे के पीछे थे, वो महिला बैठी थी, उनके पीछे एक कैमरा था जो मेरे ऊपर था, विवेक उसके पीछे बैठे हुए थे, तो मैं ऐसा इशारा करने लगी कि मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सांस नहीं ले पा रही हूँ, इतनी घुटन मुझे महसूस होने लगी, और मैंने कहा रहने दो, मुझसे नहीं हो रहा इंटरव्यू, और मैं उठ गई ऑलमोस्ट, और फिर एकदम से बैठ गई मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं ये सुन के सहन नहीं कर पा रही हूँ। ये महिला उसमें 30 सालों से यही ज़ख्म अपने दिल में लेके वो जी रही है, और सिर्फ जी नहीं है वो, इसका क्लोजर भी नहीं मिला है क्योंकि किसी को सज़ा नहीं हुई है। उनके पिता के साथ जिन्होंने ये किया है कोई भी गया नहीं है जेल, FIR नहीं है, कुछ नहीं है, और आज 32 साल हो गए इस बात को। ये सारे ज़ख्म लेके जब वो बैठे हैं इतने दिनों से और किसी ने सुना तक नहीं उनको, और हम लोग भारत की इतनी महानता की बात करते हैं, हम विश्वगुरु अपने आप को कहलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये क्या किया है हमने अपने ही देश में, तो बहुत ही दर्द भरा था। आप उनके पूरे कैथारसिस का एक माध्यम बनी इन अ वे, और वो मतलब हर एक व्यक्ति ने, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सब ने हमसे एक बात ज़रूर कही कि रोना उनको इस वजह से नहीं आ रहा था कि वो वापस उन्हें याद आ रहा था सारा, वो तो है ही खैर ज़ख्म, एक बहुत गहरा ज़ख्म है, लेकिन कहना उनका ये था कि पिछले 32 साल में किसी ने हमसे आके इस तरह से पूछा ही नहीं जैसे आप पूछ रहे हैं, और इसीलिए वो आंसू निकल रहे थे सबके। आपने विवेक जी, पल्लवी जी, दोनों आपने कई आप माध्यम में ये कहा है कि काफ़ी सारे हर्डल्स आपको फेस करने पड़े, जो कि बॉलीवुड के इकोसिस्टम के भीतर पिक्चर रिलीज़ होने के बाद आपको फेस करने पड़े। बट हम जानना चाहते हैं कि इस पिक्चर का जो पूरा बर्थिंग प्रोसेस जो कहते हैं, पूरा शूटिंग वगैरह वो जो था, उसमें भी आपको कई दिक्कतें आई होंगी, कई हर्डल्स का सामना करना पड़ा होगा, तो वो क्या, उसका कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, फ्रीडम का मतलब ये होता है कि एक कोहेसिव सोसाइटी हो, जहाँ पे अगर आप कुछ कर रहे हैं तो समर्थन ना हो, लेकिन बिना बात का विरोध भी ना हो। अब इसको शुरू से अगर देखें तो फिल्म बनाने का मतलब एक आइडिया, अब उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन और रिसर्च चाहिए। जब ज्यूस के ऊपर शिंडलर्स लिस्ट बनाई गई तो उनको बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल था, वो एक जगह जाके उस मटेरियल को इकट्ठा करना और पढ़ना समझना और फिल्म बनती है। उसकी एक किताब लिखी गई थी जिसके ऊपर बनी है। यहाँ तो कोई FIR ही नहीं लिखी गई थी, कोई रिसर्च ही नहीं था, कुछ नहीं। भारत सरकार को RTI भेजिए तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को भेजिए तो वो कुछ 100, 200, 219 का नंबर बता देते हैं। तो आदमी करे क्या? तो वो एक बहुत बड़ी समस्या थी, कैसे ढूंढे। अच्छा, एक पूरी की पूरी सोसाइटी टुकड़ों में बट गई, कुछ अमेरिका चले गए, कुछ जम्मू में रह गए, कुछ दिल्ली आ गए, कुछ, अब उनको ढूंढना जोड़ना तो एक वो बहुत बड़ी समस्या थी, पर उसको धीरे 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 हमने उसको स्ट्रीमलाइन किया पूरा का पूरा। दूसरी समस्या ये थी कि भाई इसको कौन फाइनेंस करे, कहाँ से पैसे आए। शुरू में तो हम निकल पड़े, हमने कहा कि अब जो है सर पे कफन बांध के निकल जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमने तो ये सोचा भी नहीं था कि फीचर फिल्म बनाएंगे, हम तो जो बने डॉक्यूमेंट्री बने, वेब सीरीज बने, कुछ नहीं होगा तो हमने ये सोचा था कि चलो यूट्यूब में डाल देंगे। मैंने पल्लवी से एक बार बोला कार में, मैंने कहा वर्स कम टू वर्स, मैं एक किताब लिख दूंगा। तो हमारे यहाँ एक, अच्छा यही मैं अगर बोलता, देखिए कितनी आसान, आपको मैं देखिए कितना बड़ी हमारे कंट्री में हिपोक्रेसी है।
अगर मैं किसी भी से भी बोलता कि मैं एक फिल्म बना रहा हूं, हमने 700 लोगों का इंटरव्यू किया से फॉर एग्जांपल, और मैं कहता 700 तो छोड़िए, मैं कहता मैं कुछ 8-10 कश्मीरी मुस्लिम लोगों का रियल इंटरव्यू कर रहा हूं और उनके इंटरव्यू पे बेस्ड एक फिल्म बनाना चाहता हूं, कैसे आर्मी ने इन लोगों को सप्रेस किया और ऑप्रेस किया। आप यकीन करिए, ना हमें मेहनत करनी पड़ती, ना हमको कोई स्ट्रगल करना पड़ता है, स्टार्स भी आ जाते, पैसा भी आ जाता, मार्केटिंग भी हो जाती, सब कुछ हो जाता, और शायद हम भी बहुत पैसे कमा लेते हैं। पर हमने वो रास्ता ही नहीं चुना, क्योंकि हम फिल्म बनाने के लिए नहीं है। फिल्मों से, बॉलीवुड हॉलीवुड से तो मैंने 2010 में रिजाइन कर दिया था। देवेंद्र मेरे को तब से जानते हैं, इनसे मेरा बड़ा प्रेम का भी रिश्ता है, और जब हम कोई नहीं जानता था मुझे, तब ये मुझे जानते थे। तो इसलिए गवाह है, इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोई ये ना सोचे मैं आज बोल रहा हूं ये बात। तो मैंने तो ये तय ही कर लिया था कि मेरे को ये सब में पढ़ना ही नहीं। मैं भारत की जो कहानियां कोई भी बताने में डरता है, वो कहानी मैं बताऊंगा। अब पूरा का पूरा वो इकोसिस्टम जिसकी कल प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे, वो पूरा इकोसिस्टम इस बात में लग गया, अरे ये फिल्म क्या खा के बनाएंगे, बनाएं तो हम देखते हैं, राइट। उसके बाद फिर सोशल मीडिया का ज़माना है, तो पहले तो आपको पर्सनल होता, अब सोशल मीडिया में आपको ओपनली थ्रेट्स आने लगती हैं, गालियां मिलने लगती हैं, नफरत मिलने लगती है। पर हमारे केस में वो नॉर्मल ट्रोलिंग नहीं थी, जो एक नॉर्मल ट्रोलिंग तो मैं बड़े अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ। पर यहाँ पे जब मैं चिंतित तब हुआ जब लोग ये बताने लगे, अच्छा अभी आप यहाँ हैं, तब मुझे थोड़ी चिंता हुई कि अगर वो ये देख रहा है कोई कि मैं यहाँ हूँ या वहाँ हूँ, तो मेरे बच्चे बीबी इनका भी सोचते होंगे, और फिर वो मैसेज भी भेजने लगे, अच्छा निकलो तो घर से बाहर, तुम्हारे घर से कोई भी निकले, बीबी बच्चे। मैं इन लोगों को अभी तक इन्वॉल्व नहीं किया, बताया अभी तक नहीं बताया मैंने क्या लिखते थे। लेकिन एक मैं पिता भी तो हूँ, मैं एक बेटी का भी तो बाप हूँ, मैं एक पति भी तो हूँ, मेरी कुछ जिम्मेदारी इनके लिए भी तो। मैंने कफन बांध लिया, इसका मतलब ये थोड़ी मैं अपनी 18-19 साल की बेटी से भी एक्सपेक्ट करूँ कि वो भी चल पड़े इस रास्ते में। तो वो एक खतरा। दूसरा, कहीं से कोई सहयोग नहीं, कोई सहयोग नहीं, कहीं भी किसी चीज से एक्टर्स काम करने को तैयार नहीं, बड़े कैमरामैन कैमरा करने को तैयार नहीं। तो हमने सब अपना इंडिजिनस इकट्ठा किया, हमने उन लोगों को पकड़ा जो कुछ भी नहीं थे। आज जो कैमरामैन की इतनी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है, उसको तो काम ही नहीं था, कोई काम नहीं था ही नहीं उसका। वो यंग मराठी लड़का था, हमने कहा चलो कुछ नहीं किया ना, हमारे साथ काम करो। म्यूजिक डायरेक्टर कुछ नहीं, उसके पास कोई पूछता नहीं, कोई काम नहीं देता, हमने कहा हमारे साथ काम करो। आज उसी म्यूजिक की सारी दुनिया तारीफ कर रही है। तो ऐसे लोगों को किसी तरह से किया। फिर पैसे नहीं थे, इस फिल्म को कायदे से कोई भी बिना स्टार के भी, अगर कोई भी आदमी जो जरा भी फिल्म बनाना जानता है, वो कहेगा ये इस स्केल की फिल्म 3 घंटे की कम से कम 70 से 80 दिन में शूट होनी चाहिए थी। हमने 30 दिन में शूट की। फिर मैं कश्मीर गए। कश्मीर में हमने सोचा कि चलो कश्मीर आए तो यहाँ के लोगों को भी तो समझे, ऐसा नहीं है भाई, हैं तो अपने ही बच्चे, हैं तो अपने देश में, रह तो रहे हैं वहां पे, ब्रेन वॉश्ड हैं, इस्लामिस्ट हो गए हैं, जो भी हो गए, जरा उनसे बातचीत तो करें, देखें क्या होता है। उनको हमने खाने पे बुलाया, हमारे साथ बैठे। उनमें एक लड़की भी थी वहाँ की, जो कि बहुत अच्छी थी, जो अपने को मानती थी कि मैं भारतीय हूँ, थी मुस्लिम लड़की, पर वो उसको ऐसा नहीं था कि ये अलग है। बातचीत में वहाँ हर कोई बोलता है इंडिया, ऐसे यूज करते हैं टर्म। पर अगर आप थोड़े से संवेदनशील हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज कर लें, तो आपको समझ में आएगा क्यों बोलते हैं, क्योंकि सब 1990 के बाद पैदा हुए हैं। इनको बताया ही नहीं गया कि भारत और कश्मीर का क्या रिश्ता है। तो उसके खिलाफ सब हो गए। अगले दिन उसको 4-5-6 दिन के लिए भागना पड़ा छोड़ के श्रीनगर। फिर मेरे ऊपर फतवा इशू कर दिया। अब फतवा इशू करने का मतलब है मैं दोबारा कश्मीर भी नहीं जा सकता हूं, और यहां पे भी सोच सोच के चलना पड़ता है, क्या करें क्या नहीं करें। फिर मार्केटिंग कैसे करें, डिस्ट्रीब्यूट, आपने तो अपनी आंखों से देखा है। आज देखिए, मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा था इस फिल्म को, ये बड़े ब्रीच कैंडी की फिल्म नहीं है, ये तो नासिक, रतलाम, ऐसे छोटे मोटे शहरों में लोगों को देखने की फिल्म है। ये हर भारतीय को देखने की फिल्म है। किसी को विश्वास ही नहीं था। 400 स्क्रीन, यानी बॉलीवुड की बी ग्रेड फिल्म भी जो होती है वो 1,500-2 हजार स्क्रीन में रिलीज होती हैं। ये कश्मीर है लोगों के दिमाग में,
ये जो एस्टेब्लिशमेंट है पूरा, मैं ये नहीं कह रहा सिर्फ बॉलीवुड का, मीडिया का, फिर मीडिया, मैं गिड़गिड़ा के लिटरली बोल रहा हूं, सत्य बोल रहा हूं, सरस्वती की साक्षी मान के बोल रहा हूं, गिड़गिड़ाते। मैंने कहा प्लीज प्लीज इसको आप थोड़ी स्पेस दो, लोगों को पता तो चले कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आ रही है, और एक बार पता चलेगा तो देखिए लोग कैसे उमड़ेंगे। तैयार नहीं, और अब फिल्म सक्सेसफुल हो गई तो वही जनाब जो थे कल मेरी जान के पीछे पड़ गए कि आपको इंटरव्यू करना ही पड़ेगा मेरे साथ। मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं करूंगा। आप देखिए तो हिपोक्रेसी की सीमा तो देखिए। मैंने कहा आपके साथ नहीं करूंगा। उनके यहाँ एक लड़की थी, कश्मीरी पंडित लड़की थी, मैंने कहा मैं इसके साथ करूंगा। वो मेरे कई दिन से पीछे पड़ी थी, उसके साथ तय हो गया, ये कल ही की बात है, यस्टरडे, कल उसके साथ तय हो गया, वो तैयार होके आ गई। कुर्सी में हम, अनुपम जी, पल्लवी बैठ गए और वो बैठने आ रही थी, उसको जबरदस्ती वापस बुला लिया गया। और जो महाशय करने कोई उनने, मैंने जब मैसेज भेजा कि मैं दिल्ली, 2-3 दिन पहले मैंने कहा अच्छा भाई तुम, हम जब मांग रहे थे तुम नहीं दे रहे थे, अब तो फिल्म थोड़ी चल पड़ी है तो आप क्यों नहीं कर लेते हैं? तो उन्होंने बोला मैं दिल्ली में नहीं हूं। तो मैंने कहा आप दिल्ली में नहीं है पर आपका इंडिया टू, सॉरी, आपका ऑफिस तो दिल्ली में। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, सारा व्हाट्सएप पे। मैंने कहा आपका स्टूडियो तो दिल्ली में, वो तो नहीं भागा जा रहा है कहीं? तो उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, उसके बाद मुझे जवाब ही नहीं दिया। तो उस लड़की के साथ तय हुआ, और सच कह रहा हूं वो स्टेज पे आई और उसको किसी काम से बुलाया गया, और उसके बाद मैंने देखा दूर खड़ी उसकी आंखें बड़ी गीली थी। तो मैंने उससे बोला, और इंटरव्यू चला, मैंने कहा क्या प्रॉब्लम क्या है? कहती है नहीं मैं नहीं कर रही हूं, अब वो हमारे सीनियर एडिटर जो है वो करेंगे। तो सीनियर एडिटर साहब जब आए तो मैंने कहा नहीं, आप भले ही आपको करने मन, पर इसके बिना नहीं करूंगा। और उसको फिर स्टेज पे बुलाया गया वहां पे। अब पूरा भारत टूट टूट के फिल्म देख रहा है, किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई डिवाइडेड ओपिनियन नहीं है। जो भी 80 साल की महिलाएं भी देख के आ रही हैं, रो रही हैं, बच्चा भी रो रहा है। आज तो मुझे इतने सारे लोगों से फोन आए जिनमें कल्पना भी नहीं कर सकता, वो भी रो रहे हैं, हर व्यक्ति रो रहा है। अब तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर आज शाम को देख रहे हैं, और मैं उनके वीडियो कल पोस्ट करूंगा, वो भी रोएंगे। तो रो सब रहे हैं जो सिनेमा के अंदर फिल्म देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमने शिव और सरस्वती की भूमि के साथ क्या कर दिया, वो फिल्म देख के रो रहे हैं। नहीं देख रहे हैं वो बाहर बैठ के रो रहे हैं, वो इस बात पे रो रहे हैं कि लोग फिल्म क्यों देख रहे हैं। तो ये जो समस्या है ये पूरा, तो वो फिर आए हमसे इंटरव्यू करने, तो कहने लगे देयर इज अ डिवाइडेड ओपिनियन। मैंने कहा देखिए एक सेकंड, सबसे पहले तो ये तय कर लें देयर इज नो डिवाइडेड ओपिनियन, आप ओपिनियन डिवाइड कर रहे हैं। इतने साल से आप लोग झूठ बोलते आए, कहते आपके अगेंस्ट कुछ लोग क्यों हैं? मैंने कहा इसलिए हैं कि जो झूठ की दुकानें आपने 32 साल से खोली हैं। मैं आपको एक बार बताऊं, कश्मीर एक पॉलिटिकल समस्या नहीं है, कश्मीर एक कमर्शियल समस्या है, कश्मीर एक व्यवसाय है, कश्मीर एक धंधा है। ये टेररिज्म का धंधा है, ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का धंधा है, ये अर्बन नक्सलिज्म का धंधा है, ये एक इंटरनेशनल धंधा है। जैसे पैलेस्टाइन उसी तरह से ये भी एक धंधा है। और इस फिल्म ने उस धंधे को पूरी तरह से बंद करना का तय कर लिया है, इसलिए ये लोग परेशान हैं। तो ये समस्याएं हैं। इसी का विवेक जी धागा पकड़कर आपने कश्मीर को 370 अनुच्छेद के पहले भी देखा है, 370 अनुच्छेद जाने के बाद भी देखा है, कई आपने वहाँ पे एक्सप्लोरेशंस किए हैं। तो क्या फ़र्क महसूस होता है, और इसका आगे चल के ये पूरे डायलॉग में क्या इसका योगदान रहेगा? देखिए, जब किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो 2 बातें होती हैं। मैं, डॉक्टरों ने मुझे बताया, अगर आप में इच्छा शक्ति है, अगर आपकी स्पिरिट है कि मैं फिर से चलूं, तो आप धीरे धीरे धीरे, रिकवरी बहुत स्लो होती है पर अल्टीमेटली लोग चलने लगते हैं। और अगर अंदर इच्छा शक्ति नहीं हो तो आप वेजिटेबल बने पैरालिसिस में पड़े रहते हैं, कोमा की तरह से। चलिए मान लीजिए कश्मीर का जो भी हुआ, पर 60-70 साल से कोई इच्छा शक्ति ही नहीं थी उसके लिए कुछ करने की, तो वो एक पैरालाइज्ड वेजिटेबल की तरह पड़ा था। भारत के लोग भी भूल गए थे। हमें तो ये भी नहीं समझ में आता था कि अफगानी
जुबान अलग है और कश्मीरी अलग है। हम तो हर किसी को जो ऊपर का था मानने लगे थे कि ये कश्मीरी है। तो अब 370 हटाने के बाद एक बात तो तय है, आज होम मिनिस्टर जी से मिलकर पल्लवी से पूछे, बड़ा अच्छा लगा। उनने जो बातें बताई कि किस तरह से कश्मीर का एक मैप है, विजन, वो लंबा रास्ता है, लेकिन इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि मैं आपको गारंटी करता हूं कि कश्मीर उठ के चलेगा और भारत से ज्यादा दुगनी चाल पे चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने मुझसे एक ही बात बोली, उन्होंने बोला कि अगर हम सबकी चेतना फिर से जागृत हो जाए तो कश्मीर, मेरा ऐसा विजन है कि पूरे विश्व में ह्यूमैनिटी और वननेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बना के छोड़ेंगे उसको। रास्ता कठिन है, रास्ता लंबा है, लेकिन मैं कश्मीर में, हम जब गए कई बार, तो आपको एक बात बता दूं, जो 1990 के बाद का युवा था, जो बिल्कुल तय ये मान के चलता था कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो भी जब हमसे इस बार बात कर रहा था तो उसकी चिंता ये नहीं थी कि कश्मीर भारत का हिस्सा है कि नहीं, उसकी चिंता ये थी कि अब 370 हट गया है तो ऐसा तो नहीं कहीं जॉब्स जो है हमें कम मिल जाएं और बिहारियों को ज्यादा मिल जाएं। तो चलिए, ये चिंता तो महाराष्ट्र में भी रहती है, तो कम से कम इस तरह से तो हम जुड़े, चिंताओं में तो जुड़े। विवेक जी, पल्लवी जी, आपने इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। आप दौड़ दौड़ के यूएस में आपने इस मूवी को दिखाया, सीनेटर्स, मतलब लिबरल्स हो, डेमोक्रेट्स हो, सब ने देखा, एथनिक ग्रुप्स ने देखा, आपने बताया भी है। कैपिटल हिल में कांग्रेशनल एक इनविटेशन पर आपको बुलाया गया। देयर इज नथिंग, दैट्स द एपिटोम ऑफ एनी मूवी। तो उसके बारे में थोड़ा आपका वो शेयर कीजिए। चलिए, तो क्या हुआ, जब कुछ नहीं था, कोविड का भी वक्त था, यहाँ सब कुछ बंद था, तो हम लोगों ने फिर ऐसा सोचा कि चलो, अमेरिका में 8 नवंबर को प्लेन फ्लाइट जाना खुल गई थी, तो हमने कहा चलिए वहाँ पे जाऊँ और वहाँ पे लोगों को दिखाते हैं, तो कम से कम ये तो पता चले कि क्या हो रहा है। पर हमने वो जब चर्चा चालू की कि हम अमेरिका में दिखाना चाहते हैं, बड़े छोटे लेवल पे 2-4, जैसे आपको फ़ोन कर दूं कि अच्छा भाई साहब कुछ मदद करिए, हम आ रहे हैं, कुछ लोग इकट्ठे कर लीजिए जो फिल्म देख लें, ऐसे करके हमने शुरू किया। लेकिन 10-12 दिन के अंदर अंदर 36 ऑर्गेनाइजेशन जुड़ गई। वर्ल्ड ज्यूज ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन, फिजिशियन ऑर्गेनाइजेशन, तेलुगु ऑर्गेनाइजेशन, कन्नड़ा ऑर्गेनाइजेशन, मराठी समाज, बंगाली समाज, 36, नेपाल, तिब्बत, बुद्धिस्ट, यज़दी, सीरियन, सब जुड़ गए। 36 ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने मन से बीड़ा उठाया कि इस फिल्म को हम बहुत ही एक अच्छे तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से लोगों को दिखाएंगे। 16 शहरों में इसकी स्क्रीनिंग हुई। इसकी स्क्रीनिंग के चलते बहुत जगह बुलाया गया। हार्वर्ड में हम गए, पल्लवी भी गई, इनकी स्पीच तो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी वहाँ पे। और हमने सब जगह जाके एक ही बात बोली, हमने बोला अमेरिका जो है आज सारी दुनिया में छाती ठोंक ठोंक के कहता है हम ह्यूमैनिज्म की बात करता है। मैंने तो अपनी जिंदगी में ये ह्यूमैनिज्म होता क्या है कभी देखा नहीं। दुनिया तो बटी ही हुई है, लेकिन मैंने एक चीज जरूर देखी है कि वननेस क्या होता है। और ये वननेस जो है कश्मीर से निकला हुआ शैविज्म का कॉन्सेप्ट है। और इस तरह से हमने इस बात को सब जगह वहां पे बहुत प्रचार किया कि इंडिया की वैल्यूज क्या हैं और क्यों कश्मीर सारे विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है। वहां पे कैपिटल हिल में पहली बार, सिनेमा तो छोड़िए, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि 2 फिल्म मेकर्स को बुला के कांग्रेशनल रिसेप्शन दिया गया। और वहां पे जो कांग्रेसमैन थे, कुछ डेमोक्रेट कांग्रेसमैन थे, जो पहले फ्री कश्मीर की जो कैंपेन चालू हुई थी एब्रोगेशन 370 के बाद, उसमें काफी उनने एक्टिविज्म की थी और हमारी भारतीय मूल के भी हैं उनमें से एक। उन सबको कैपिटल हिल में, जिसको कि पावर और डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा टेंपल माना जाता है, वहां पे उनको स्पीचेस में ये एडमिट करना पड़ा कि यस, इट वाज अ जेनोसाइड। आज ये सबसे ज्यादा रिव्यूड फिल्म है और सबसे ज्यादा इसके रिव्यूज जो है पाकिस्तान से आए हैं, शायद आपको पता ना हो। हर पाकिस्तानी रिव्यूअर ने एक्सोडस वर्ड नहीं, जेनोसाइड वर्ड यूज किया है। आज
जितना भी मीडिया जो गाली भी देता है मीडिया, वो भी जेनोसाइड लिख रहा है, एक्सोडस नहीं। तो ये एक उसका बड़ी ताकत मिली। दूसरा, जब मैं पिछली बार गए थे हम लोग 2019 में, तो वहां मैंने देखा टाइम स्क्वायर वर्ल्ड की सबसे प्रेस्टिजियस, सबसे महंगी और सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित एक साइट है। वहां अगर आपका ऐड लग गया मतलब आप दुनिया में टॉप पे आपकी न्यूज है। तो मैं जब गया रात को, मैंने वहां देखा कि वहां पे फ्री कश्मीर की होर्डिंग लगी हुई थी, और उसको लगाने में पाकिस्तानी ही लोग थे मोस्टली, और जो पीओके के लोग थे, पर उसमें बहुत तादाद में हमारे हमारे हिंदू, भारतीय हिंदू लोगों के बच्चों ने भी काम किया था, उनने भी चंदा दिया था, पैसे इकट्ठे किए थे, और वो भी वहां पे झंडे पकड़ पकड़ के कह रहे थे फ्री कश्मीर। जिनके माँ बाप सुबह शाम पूजा करते हैं, उनके बच्चे ये कह रहे थे। और उस दिन मेरे दिमाग में एक आया कि ये, मुझे बाद में पल्लवी ने बताया कि अमेरिका में आज तक किसी ने कश्मीर का पूरा नक्शा नहीं देखा था, वहां आधा दिखाते हैं। ये फिल्म देखने के बाद अमेरिका में लोगों ने, जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, लोगों ने अपनी स्वेच्छा से $20, $100, $1000 जिसके जितना सामर्थ्य इकट्ठे कर करके इस साल 26 जनवरी को कश्मीर फाइल्स के साथ कश्मीर के पूरा नक्शा लगाया, और 2 दिन तक वो, और 26 जनवरी और 27 जनवरी 2 दिन तक पूरे टाइम वहां पे भारत कश्मीर का पूरा नक्शा कश्मीर फाइल्स के नाम से लोगों के सहयोग से चलता रहा। और उसके बाद में आपको जो सबसे बड़ी विजय है, जो सक्सेस, ये आप सबकी भी विजय है। कई बार आपने देखा होगा ये लोग आते हैं और कहते हैं कि अमेरिका की स्टेट ने इंडिया के लिए ये एक साइटेशन दिया है कि इंडिया में तो फैशिस्ट गवर्नमेंट है। हिंदू जो लोग हैं वो सैफरन टेरर के लिए उठा लाते हैं कहीं कहीं से। ये उसके लिए लॉबिंग करते हैं, एक्टिविज्म करते हैं, लोगों को वाइन पिलाते हैं, सब करते हैं, सेनेटर्स को पैसे देते हैं, कांग्रेसमैन को लॉबिंग अमेरिका में अलाउड है तो डॉलर देने करा के ऐसा मैन्युपुलेट स्कीम करके कहीं से निकलवा लाते हैं। हमें नहीं पता था, लेकिन जो रोड आइलैंड एक बहुत ही डेमोक्रेट, सेकुलर, प्रोग्रेसिव, लिबरल जगह है, जितनी भी डेफिनेशंस लेफ्ट और इन लोगों की होती हैं सब है वहां, भरा पड़ा है, हर सर्व गुण संपन्न है। और जो डेमोक्रेट प्रेसिडेंट्स होते हैं वहीं से अपनी कैंपेन चालू करते हैं। तो अभी 2-4 दिन पहले डॉक्टर सुरेंद्र कौल, जो ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा के फाउंडर हैं, वो आए, तो रोड आइलैंड की जिसको विधानसभा हमारे यहाँ बोलते हैं, वहाँ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वहाँ से ये एक सर्टिफिकेट लाए, पल्लवी जी आपको पढ़ के बताएंगी। और ये शांति से सुनिए, ध्यान दीजिए कि ये कोई भारत की स्टेट नहीं कर रही है, ये अमेरिकन स्टेट। ये देखिए, ये मुझे पढ़ने में बहुत मज़ा आता है, मैं इसलिए पढ़ रही हूँ। State of Rhode Island gives a citation. Be it hereby known to all that the Rhode Island House of Representatives hereby offers its sincerest congratulations to Vivek Ranjan Agnihotri, director and filmmaker, in recognition of the premiere of the Kashmir Files detailing terrorism and extremism by memorializing the events of 1990, in which 500,000 Kashmiri Hindus were ethnically cleansed in the Kashmir Valley by Islamic gangs and forced to live as refugees. And this is signed by the Speaker of the House, Joseph Shekharji, Christopher Blaise Jewiski, Majority Leader, और Blake Philippi, Minority Leader. मतलब डेमोक्रेट लीडर और रिपब्लिकन लीडर और स्पीकर तीनों ने ये साइन किया। तो इसकी खास बात ये है कि ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है। पहली बार इसमें कश्मीरी हिंदू वर्ड लिखा गया है और पहली बार इसमें इस्लामिक गैंग्स वर्ड यूज हुआ है। जो काम हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स, पत्रकार, इंटेलेक्चुअल्स बोलने में भी डरते हैं, उसको एक फिल्म देखने के बाद एक स्टेट ने एक्सेप्ट किया। ये बड़ी छोटी विक्ट्री होगी, लेकिन मेरे लिए इतनी बड़ी विक्ट्री कि अब इससे रास्ता तो खुला, लोगों के सामने सत्य तो आया। विवेक जी, आपने कई बार कहा है कि हॉलीवुड इज अ सॉफ्ट पावर फॉर वेस्टर्न थॉट,
भले वो यूएस हो या कोई दूसरा देश हो। तो क्या हम ये मानेंगे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द इंडियन सॉफ्ट पावर? इस पे कुछ आप कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स, देखिए सिनेमा जब 1945 में 1940 और 45 के बीच में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो 1942 में अमेरिकन गवर्नमेंट ने CIA को ये काम दिया कि आप किस तरह से हॉलीवुड को एक सॉफ्ट पावर की तरह यूज कर सकते हैं, और $1 बिलियन उनने खर्च किए। और वो जो लड़ाई जीती गई थी वो सिर्फ ऐसे ही नहीं जीती गई थी बंदूकों और तोपों से, उसमें ये सॉफ्ट पावर ने काफी काम किया। सॉफ्ट पावर ने क्या किया? उसने हिटलर को एक्सपोज किया, नाजी को एक्सपोज किया, दर्दनाक कहानियां बाहर लाया। और आज भी आप देखिए, कहीं आप यहाँ से छोटा दूर आसनसोल चले जाइए या आप रतलाम चले जाइए, कहीं भी चले जाएं छोटे गांव में, ताइवान चले जाइए, युगांडा, बच्चा जिसका पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, उससे पूछिए वर्ल्ड में सबसे अच्छी डेमोक्रेसी कौन सी है बेटा, तो बोलेगा अमेरिका। बोलिए दुनिया में नंबर 1 कंट्री कौन सी है, बोलेगा अमेरिका। उसको स्कूल में तो नहीं पढ़ाई गई ये बात, लेकिन उसने हॉलीवुड की मूवी देख देख के सीखा है। हम कौन सी सबसे अच्छी सभ्यता है दुनिया में, हमारे ही बच्चों को नहीं पता। सबसे प्राचीन सिविलाइजेशन कौन सा है, आप में भी बहुत, आपके भी बच्चे होंगे शायद, उनको भी ये बात ना पता हो, आपको लड़ना पड़ता होगा उनसे। हमने अपनी ग्रेटनेस की कहानी दुनिया में नहीं फैलाई एज अ सॉफ्ट पावर, हमने अपनी कमजोरी की कहानी दुनिया भर में फैलाई। कास्ट सिस्टम के कितने नुकसान हैं हम ये बताते रहे, पर कास्ट सिस्टम के फायदे भी कितने हमने कभी नहीं बताए। हमने कभी एक परिपक्व आर्ग्यूमेंट दुनिया के सामने नहीं लाए। कश्मीर पे इसके पहले 8-10 फिल्में बन चुकी हैं, और बहुत बड़ी बड़ी, मतलब जिनमें आमिर खान, मणिरत्नम साहब, यश चोपड़ा प्रोडक्शंस, विधु विनोद चोपड़ा प्रोडक्शंस, बड़े बड़े एक्टरों ने जिनमें काम किया है, ऋतिक रोशन। पर आप रोजा देखिए, बहुत बहुत इज्जत करता हूं मणिरत्नम साहब की, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म, पर चाहे रोजा देखिए, फिजा देखिए, फना देखिए, मिशन कश्मीर देखिए, हैदर देखिए, ये सारी की सारी फिल्मों में क्या चीज कॉमन है? 2 चीजें कॉमन है। ये सारी की सारी 1990 के ही पीरियड में सेट है, सारी फिल्में। कोई 1980 की नहीं है, कोई 90 के दशक, मतलब जब टेररिज्म का जो दशक था 85 से 95 मान लीजिए आप, वो 10 साल के दशक में सारी सेट है। हैदर भी उसी पीरियड में सेट है। ये सारी फिल्में टेररिज्म को जस्टिफाई करती हैं कि वो टेररिस्ट कैसे बन गया बेचारा, उस पर कुछ जुल्म हुए, वो टेररिस्ट बन गया। दलितों पे भी तो जुल्म होते हैं, वो तो टेररिस्ट नहीं बनते। औरतों पे भी जुल्म होते हैं, वो टेररिस्ट नहीं बनती। जुल्म से आदमी टेररिस्ट नहीं बनता है, आदमी टेररिस्ट ब्रेन वॉशिंग से बनता है। तो ये सब, और दूसरा, यहां इसमें कहीं भी हिंदू जेनोसाइड का जिक्र नहीं था। दूसरा, इन फिल्मों ने जो सबसे बड़ा एक पाप किया, आप कल्पना नहीं करेंगे, मार्तन टेम्पल पूरे विश्व में अपने आर्किटेक्चर के लिए, आप चलिए धर्म नहीं मानते, आप उसके साथ देवी देवता नहीं जोड़ना, छोड़ दीजिए, आर्किटेक्चर तो मानते हैं। भारत की महान आर्किटेक्चर का प्रतीक था मार्तन टेम्पल, पूरे विश्व में लिखा गया उसके बारे में। उसको ध्वस्त तो कर दिया था, पर तब भी ध्वस्त होने के बाद भी उसको मार्तन टेम्पल तो सब बोलते थे, कश्मीर के लोग भी वही बोलते थे। लेकिन फिर हैदर की शूटिंग हुई वहां पे, और मैंने अभी जब शूटिंग कर रहे थे अपने लड़कों से मैंने बोला कि मैं मार्तन टेम्पल में शूट करना चाहता हूं, उसकी परमिशन चाहिए। तो कह रहे सर ये कहाँ है? तो मैंने उसको नक्शा भेजा, ये जो गूगल मैप भेजा मैंने, कहता अरे वो शैतान की गुफा। उस फिल्म के कारण मार्तन टेम्पल का नाम आज कश्मीर में बदल गया है, उसको शैतान की गुफा के नाम से जाना जाता है, उसे मार्तन टेम्पल के नाम से नहीं जाना जाता। ये प्रॉब्लम हुआ। तब मैं, जब हम पहले भी जब जा रहे थे, हम प्रधानमंत्री जी से मिले और मैंने उनसे ही बोला मैं इस फिल्म को एज अ सॉफ्ट पावर यूज करना चाहता हूं। जिस तरह से योगा और आयुर्वेदा आपने फैलाया है, इस फिल्म से मैं पूरे विश्व में लोगों को यह बताना चाहता हूं कि कश्मीर की धरोहर क्या है, और हम ये काम करने में सफल हो रहे हैं, ऐसा तो लग रहा है आज, ये तो आप भी मानेंगे। वक्त का तकाजा है। एक छोटा सा, ये मैं, आई कांट रेजिस्ट दिस क्वेश्चन, और ये पल्लवी जी के लिए है। विवेक अग्निहोत्री 2.0, ये एक समीकरण आपने कहीं बोला है, तो पल्लवी जी ने तो विवेक अग्निहोत्री 1.0 देखा होगा, 1.5 देखा होगा,
तो ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन है मैडम? 1 से लेकर 2.0 तक क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? ये विवेक है ना, फिल्म मेकर हैं, ही इज़ अ स्टोरी टेलर, तो इनकी हर कहानी का एक टाइटल होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए ये 1.0 2.0 एक्चुअली हम सब इवॉल्व होते हैं ज़िंदगी में। जो हम 21 साल की उम्र में थे वो आज हम नहीं हैं, जो आज हम हैं वो आज से 20 साल बाद नहीं होंगे। तो हर आदमी इवॉल्व होता है, हर आदमी की इवॉल्व होने की वजह अलग होती है, स्पीड अलग होता है, डायरेक्शन अलग होती है। लेकिन हाँ, विवेक मेरे ख्याल से जिस दिशा से आए और फिर जिस दिशा में निकले थे और फिर जहाँ जिस दिशा में पहुँचे हैं, ये एक पूरा ज़िंदगी का त्रिकोण इन्होंने कवर कर लिया है पूरा का पूरा। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो हर उस, जैसे हमको ज्योमेट्री में सिखाते हैं ना कि हर एंगल का वो कुछ एक ABC उस पॉइंट के नाम देने होते हैं, तो ऐसे इन्होंने अपने वो हर मोड़ को एक एक टाइटल दिया हुआ है। बट आई थिंक मुझे कहीं पता था कि वो हर चीज़ का सर्कल कंप्लीट होता है, वी ऑल कम बैक 360 डिग्रीज। तो अभी 3.0 भी इनका बाकी है। दो फाइलें तो खुली है, 2 फाइलें तो खुली हैं विवेक जी, और कितनी फाइलें खोलनी बाकी है? मैं अभी 1-2 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। एक तो भारत की गरिमा को विश्व तक पहुँचाने के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, बहुत जल्दी, यानी इसी साल कर रहा हूँ। मेरा ऐसा इरादा है ताकि लोगों को पता चले कि भारत का सामर्थ्य क्या है। उसके बाद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी मिथ्या जो फैली है उसको क्लियर करने का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। और जैसा ये पल्लवी ने पकड़ा, पर आपने पढ़ा भी होगा मेरा ट्विटर। इसके बाद मैं इंडियन स्पिरिचुअलिटी क्या है, मैं फिल्म से ज़्यादा पूरे विश्व में भ्रमण करके सारे यूनिवर्सिटी में जाके जो यंग बच्चे हैं उनको समझाना चाहता हूँ कि जितना ज़रूरी क्वांटम फिज़िक्स है, जितना ज़रूरी बाकी चीज़ें ज़िंदगी में, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, इंडियन स्पिरिचुअलिटी क्या होती है। मैं उस पर अपनी जीवन, जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं, मैं अपने संन्यास आश्रम में भारत की महान स्पिरिचुअल नॉलेज, मेरा ये सपना है, मैं विश्व के जितने यंग लोग हैं वहाँ पे पर्सनली जा के एक एक को मैं बताऊँ। मैं स्वामी विवेकानंद जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं जो कार्य वो छोड़ गए थे, उनने कहा था मुझे 100 कमिटेड लोग दे दो, मैं भारत का भविष्य बदल दूंगा। उनके जीते जी उन्हें नहीं मिले, उनके जीते जी उन्हें मिले कि नहीं मिले, पर ऐसा मैं ज़रूर मानता हूँ कि एक तो मैं बन के रहूँगा और उसके पहले मैं दुनिया भी नहीं छोड़ने वाला। क्वेश्चन आंसर्स के लिए कुछ समय बचा है? Yes, I think Vivek ji, we can take a couple of questions. Do we have any questions from the audience? We'll take one from this gentleman here. So, sir, first of all, hi to you and thank you so much for making such a beautiful film. मैंने कल ही अपनी फैमिली के साथ में ये पूरी फिल्म देखी एंड मेरी मॉम और मेरी दादी वर लेजिट 2 मिनट शांत थे आफ्टर द फिल्म एंडिंग सीन। बट सर, ऐसे हम एज एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट, माय नेम है शिवम शर्मा, मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, जब हम चैनल पर ये वीडियोस पोस्ट करते हैं पब्लिक रिव्यूज़, बहुत लोगों को ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आई है एंड टेक्निकली लाइक एनी अदर फिल्म कुछ लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं एंड ओनली इफ़ यू वांट टू आंसर सर, नॉट अ कंट्रोवर्सी, हम देख रहे हैं कि मैंने एक्सपीरियंस किया अपने चैनल पे कि जो लोगों को फिल्म पसंद नहीं आती है, दूसरे लोग कह रहे हैं कि यार ये देशद्रोही है या फिर इसको बाहर निकाल दो। आई थिंक इसका एंगल हेटरेट वाला बन रहा है, बट आई वॉन्ट टू नो इट फ्रॉम यू कि क्या ये सही है, ऐसा होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? क्या ये फिल्म ये मैसेज कन्वे करवाना चाहती है? एंड ऑल्सो थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम टू यू एज वेल फॉर बीइंग सच अ अमेजिंग पार्ट ऑफ दिस फिल्म। मैं आपको सलाह दूंगा, आप इन सब बातों में ना फंसें, बहुत बड़ा काम हो रहा है। जी सर, आई लव दिस फिल्म। बहुत बहुत बड़ा काम हो रहा है, तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हो कितना बड़ा काम हो रहा है। ये फिल्म हमारे भूत की नहीं है, ये पास्ट की फिल्म को बिल्कुल गलती मत करना कि ये पास्ट की फिल्म है। जी सर। ये फिल्म अगर पास्ट की होती मैं बनाता ही नहीं। जी सर। मुझे हिस्टोरिकल फिल्में बनाने का कोई शौक नहीं है। ये हमारे फ्यूचर की और तुम्हारे फ्यूचर की फिल्म है। जी सर, थैंक यू सर। 20 करोड़ लोग भारत में रहते हैं, 120 करोड़ लोगों को पिछले 70 साल से इन लोगों ने इतनी पीड़ा और इतनी ग्लानि दी है, आत्मग्लानि, कि भारत का जो भी आदमी अंग्रेजी नहीं बोलता या कॉलोनियल नहीं था, उसको लगता था जैसे मैं कमज़ोर हूं, मुझ में कोई कमी है।
तुम तो बड़े आज खुश अच्छे माहौल में पैदा हुए, मैं जो हमारी तो आधी जिंदगी अंग्रेजी से ही लड़ाई लड़ते लड़ते निकल गई। तो बिल्कुल इसमें नहीं फंसना, नए भारत के नए स्वावलंबी व्यक्ति बनो। कोई ऐसा बोल रहा है और 70 साल से तुमने हमें गालियां दी हैं, अब थोड़ी तुम भी खा लो। डायलॉग था कि गवर्नमेंट भले ही उनकी हो पर सिस्टम हमारा है। सो व्हाट डज दैट मीन, मतलब सिस्टम उनका है, हम वो कैसे पहचानेंगे कि मतलब हम उस सिस्टम से इन्फ्लुएंस हो? इनका डायलॉग है, ये बताएंगे। धारणा सी बना दी है कम्युनिस्ट लोगों ने, इतना बड़ा झूठ हमसे बोला है और सबको ये लगता है कि गवर्नमेंट ही इस्टेब्लिशमेंट होती है। ये झूठ है, हो ही नहीं सकती गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट वो होता है जो किसी गेम के रूल सेट करता है। आज बॉलीवुड में गेम के रूल्स कौन सेट करता है? 2-4 लोग हैं प्रोडक्शन बड़े, वही सेट करते हैं। मीडिया में कौन सेट करता है? 2-4 बड़े स्टूडियोज हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, वो मीडिया हाउसेज हैं, वो करते हैं। वो है एस्टेब्लिशमेंट, वो चलाते हैं चीजों को। सरकारें तो आती हैं जाती हैं, सरकारों के आने जाने से नैरेटिव तो बदलता ही नहीं है। तो इसलिए वो डायलॉग इसीलिए है कि भाई एस्टेब्लिशमेंट तो वही रहता है, उस एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ो। अच्छा सरकार चली, अच्छा कोई सी भी आ गई, नई सरकार 2000 में 14 आई, बॉलीवुड का एस्टेब्लिशमेंट बदला क्या? बदला क्या? वही 3-4 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस थे, वही चलाते थे, आज भी वही चला रहे हैं। वही जो 3-4 स्टार सुपरस्टार पहले थे वही आज भी हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट कहां टूटा? एस्टेब्लिशमेंट टूटा 11 मार्च 2021 को, जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। तो जब आप एस्टेब्लिशमेंट तोड़ना चाहते हैं तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट है क्या, उसको आइडेंटिफाई करना। इसीलिए वो कहती है कि गवर्नमेंट चाहे किसी की हो, एस्टेब्लिशमेंट तो हमारा है। तो अगर आपको कश्मीर जीतना है, कश्मीर पे वापस आपको सरस्वती और शिव की स्थापना करनी है, तो आपको इस एस्टेब्लिशमेंट को तोड़ना पड़ेगा, जो रोल पल्लवी जी ने किया है। सर एक क्वेश्चन है, हेलो सर एक क्वेश्चन है कि आपने जैसे पहले कहा था कि ये कहानी 90 की है और 90 के बाद जिनका जन्म हुआ है, हम सब यंगस्टर जिनको कश्मीर फाइल क्या है, जैसे आपने आते हुए कहा था कि वहाँ पे बर्फ़ गिरती है क्या, जैसे हम जनरली क्वेश्चंस पूछते हैं। तो और एक ऐसी एक कहानी है मारिद जापी करके, यहाँ पे बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये नाम सुना होगा। ये बंगाल में सुंदरबन में ये हुआ था कि जो सेम कश्मीर में हुआ था वही सेम मारिद जापी हत्याकांड जो है, तो उसको हाईलाइट करने का आपका कुछ विचार? आपने पहले भी स्पष्ट किया है कि स्पिरिचुअल चीज़ों को आपको फिल्म के द्वारा रिप्रेजेंट करना है, मगर क्या मारिद जापी जैसी और भी भारत में ऐसी कहानियां हैं जिनको टच करना जरूरी है, जिन पर लाइट ऑन होना जरूरी है? We got your question. Thank you. विवेक जी, would you like to answer? नहीं, अब ये दरवाजा आज खुला है। आज तुम अगर कोई कहानी इस पे बनाना चाहते हो तो मेरे को ऐसा लगता है इसमें तुम्हें बहुत कम स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर ये फिल्म अच्छा चलती है, देखो ये सारी भाषा बॉक्स ऑफिस की समझते हैं, तो अगर ये फिल्म अच्छी चलती है तो तुम एक काम करो, अपने दोस्तों को जो कश्मीरी नहीं है उनको ये फिल्म दिखाओ। जब तक हर एक भारतीय इस फिल्म को ना देख ले, चैन से बैठो नहीं, और उसके बाद तुम जिस दिन चाहोगे 50-100 विवेक अग्निहोत्री और खड़े हो जाएंगे। पर उसके लिए हर भारतीय को ये फिल्म दिखाना जरूरी है। We'll come to 2 ladies. हमने 3 पुरुषों ने प्रश्न पूछे, one in the second row. Yeah. You're audible, I guess, good enough. Okay, sir, I have watched the movie 5 times. All 5 times I've cried, and we are taking all the rickshawalas and we are taking and booking the full halls for rickshawalas जो नहीं afford कर सकते, हम उसको sponsor कर रहे हैं। तो like you know they should know the एंड सर लाइक इस मूवी को जो जेंटलमैन यहाँ पता नहीं गायब हो गए और अपने नफरत के साथ, तो आई नो कि दिस इज़ द ट्रूथ एंड आई वांट टू आस्क यू, व्हाट कैन वी डू एज अ कॉमन इंडियन इसको ऑस्कर तक पहुँचाने के लिए? यस ऑस्कर। मैं आपसे कहूँगा, एक तो सिर्फ हमारी एक कोशिश जारी रहनी चाहिए कि हम ये हर हिंदुस्तानी को दिखा सकें। अगर ये फिल्म थोड़ा बहुत पैसा कमाती है तो मेरा एक विजन है, मेरा एक विचार है, एक हम करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक जेनोसाइड म्यूजियम की स्थापना करना, जिसमें सिर्फ कश्मीर नहीं बल्कि भारत में जिस भी हिंदू के ऊपर अत्याचार हुआ है उसके जेनोसाइड के लिए करना, तो वो हम करेंगे। पर ऑस्कर आप तक पहुँचाना चाहती हैं, ऑस्कर के लिए आशीर्वाद चाहिए। आपको जब भी कोई कश्मीरी पंडित मिले, कश्मीरी हिंदू मिले,
उसको गले लगाइए 2 मिनट, बस उसको एक अच्छा सा हक दीजिए, उनको लगना चाहिए कि वो हमारा ही हिस्सा है, कटे फटे नहीं है। वो जो आशीर्वाद है उससे बड़े बड़े रास्ते खुल जाते हैं, हिमालय भी हिल जाता है। थैंक यू। थैंक यू। Thank जय you. श्री राम, भारत माता की We'll जय। go for the last question. Perhaps I Sir, think एक सवाल है। इस पूरे नहीं हम एक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। पुरुषों को चांस मिला, हम लड़कियों को महिलाओं को भी दे रहे हैं। I think she is the youngest one in the audience. So the last question to her. Hello, sir. I would like to thank you. अब for- मैडम लास्ट क्वेश्चन आप मैडम से sure, पूछिए। yeah, sure. So, firstly, I would like to thank you for making such a brilliant film, and Pallavi ma'am, your performance is phenomenal. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज काफ़ी सारे लोग ये फिल्म देख रहे हैं। एज अ यूथ आप क्या सोचते हैं, आप हमें क्या एडवाइस देंगे? कि मैं आज देख रही हूँ मेरे साथ पढ़ने वाले काफ़ी लोग एंटी नेशनलिस्ट जैसे कमेंट्स पास करते गए, काफ़ी लोग ब्रेन वॉश हो रहे गए। सो एज अ यूथ हाउ कैन आई ट्राई टू अर्ज पीपल not to fall prey to such propaganda that is being followed in various educational institutions? तो देखो अब आज का ज़माना क्या है, सारा हम जो भी देख रहे हैं समझ रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू कर रहे हैं। सबसे बड़ी ताकत क्या है उस स्टैब्लिशमेंट की कि उनने सोशल मीडिया को भर दिया अपने नैरेटिव से। हमारी फिल्म को 10 on 10 IMDb की रेटिंग मिल रही थी, उन्होंने वहाँ जाके उसको गिरवा दिया। विकिपीडिया में फिल्म जो है उसके बारे में लिखा था, अब जाके उन लोगों ने अटैक करके लिख दिया कि इस्लामोफोबिक है, जबकि जिसने देखी है वो जानता है नहीं है, जिसने नहीं देखी है वो ये बातें कर सकता है। तो आप कुछ मत करिए, हम दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, हम अपनी ग्रेटनेस की बात करेंगे। Sure, sir. किसी और के भाई बहन माँ परिवार के साथ क्या चल रहा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अपनी माँ, अपने भाई, अपने पिताजी, अपनी बहन, उनकी तारीफ दुनिया में करेंगे। तो हम आपको फिल्म, अपनी फिल्म की बात करिए, फिल्म का विश्लेषण करिए, उस पर टीका करिए, टिप्पणी करिए, पर सोशल मीडिया को भर दीजिए अपनी बात से। जब कोई एक लकीर है तो उसी के बराबर की लकीर नहीं, उससे बड़ी लकीर खींच दीजिए, उसके सामने वो अपने आप छोटी हो जाएगी। Thank you, sir. Thank you. विवेक जी। और So- एक बात, हर राधिका मेनन से सतर्क रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी एट दिस पॉइंट आई रिमेंबर, बिकॉज आपने भी कहा बुद्धा इन ट्रैफिक जैम के रिलीज़ के वक्त, दैट इज़ व्हेन वी फर्स्ट मेट, एंड उस समय मुझे याद है कि जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज थी, JNU में थी, और जिस तरीके से JNU का आपका लास्ट मोमेंट स्क्रीनिंग हो रही और वो हॉल कैंसिल किया गया, फिर आपने एक ओपन फोरम में वो कार्यक्रम लिया गया था, और आज आप देख रहे हो यहाँ पे स्लोगन हियरिंग हो रही है, इतने सारे यूथ आए, दैट्स बीन अ फैंटास्टिक जर्नी आई गेस। एंड नॉट जस्ट दिस, जब इन्होंने कहा कि फिल्म जब फ्राइडे में रिलीज हुई थी तो शायद 200-300 स्क्रीन्स थे, एंड आई थिंक नाउ इट्स 1200, 1500 और 5000 स्क्रीन्स हो गए। और हमने वैसे टैक्स फ्री मूवीज होते ये सुना था, लेकिन गवर्नमेंट हाफ डे देती है मूवी देखने के लिए, ये हमने पहली बार सुना है। मैं आप लोग से एक अपील करना चाहता हूं, जिस भी कश्मीरी पंडित से हम मिले उसने हमको एक बात बोली कि हमारे दो ही भगवान हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और बाल ठाकरे साहब। जब कश्मीरियों को, जब कश्मीरी हिंदुओं को कहीं पे भी जगह नहीं मिली, बाला साहब ने बिना कुछ पूछे तुरंत आधी रात को उनने उनके लिए सारे टेक्निकल कॉलेजेस में कोटा फिक्स करवाया। यही कारण है कि आज सारे वो हमारे कश्मीरी भाई बहन वो सब बहुत क्वालिफाइड है। उस जमीन पे, उस स्टेट में अगर फिल्म टैक्स फ्री नहीं हो तो बाला साहब की ये एक तरह से देखा जाए तो उनकी गरिमा को आहत पहुंचाने का काम है। सारे कश्मीरी हिंदुओं ने मुझसे अपील की है तो मैं उनकी अपील आप तक पहुंचा दे रहा हूं। आपके भाई बहनों ने अपील की, आगे आपको क्या करना आप देखिए। मैं चाहता हूं आप सब लोग बहुत विनम्रता के साथ, बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ महाराष्ट्र सरकार से अपील करें, श्री उद्धव ठाकरे जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करें, सोशल मीडिया में चाहे तो चिट्ठी लिखें, चाहे तो उनके पास रिप्रेजेंटेशन करें, उनसे कहिए बाला साहब की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी,
अगर आप इसको टैक्स फ्री करेंगे और आपको भी कश्मीरी हिंदुओं नहीं बल्कि पूरे भारत के हिंदुओं का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। ऐसा आप उनसे करें। धन्यवाद विवेक जी। एंड इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग, मैं जस्ट आज के प्रोग्राम के शुरुआत में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें दिया कि द कश्मीर फाइल्स, इट इज स्टिल कंप्लीटिंग इट्स फर्स्ट वीक, इट्स अर्नड ओवर 600 crores and 60 crores. We hope that it earns more than 600 crores. वो दिल की बात जुबा पे आ गई। तो मैं पढ़ रहा था कि इट हैज़ अर्नड मोर देन रणवीर्स 83, it has earned more than Alias Gangubai, it has earned more than Akshay Suryavanshi, it has earned more than Ajay Devgan's Tanaji, it has earned more than Uri as well. It has been the biggest blockbuster the Hindi cinema has seen in the last 3 years, and we hope it is going to be the biggest blockbuster Indian cinema has ever seen. We congratulate you for that. आपने बात की कि ये जो फिल्म हम देख रहे हैं वो आप पे माँ सरस्वती का जो आशीर्वाद है उस वजह से देख रहे हैं। मैं आशा करता हूँ और हम सब आशा करते हैं कि माँ सरस्वती आपको ऐसी ब्लेस करते रहें और आपके स्टेबल से, जिस राम गोपाल वर्मा जी ने जो कहा कि बॉलीवुड के बाद अभी एक विवेक वुड आ गया है, उसमें से और भी अच्छे अच्छे फिल्म्स हमको मिलते रहे। And hope you continue to inspire young filmmakers who come up with courageous topics. On this note, I'll conclude today's program. I once again thank the august audience who was present here in full gusto and big numbers. I thank the volunteers of IIDL. I thank the press for coming in large numbers and well. And last but not least, I thank the volunteers who have organized this, and also Indian Merchants Chamber for making this hall available. I conclude this program, and I once again thank Vivek ji, Pallavi ji and Ashish ji for giving their time. हा सिनेमा सर्वत्र सगळीकडे खूप सुंदर चाललाय. लोक रडतायत, बाहेर येऊन तुमचे पाया पडतायत. तुम्हाला खऱ्या अर्थानं ती सगळ्यात पसंतीची मोठी पावती आहे. काय सांगाल मॅडम? कॅमेरा लो. कोणत्या कॅमेरामध्ये? नाही, ही खरंच एक खूपच विलक्षण गोष्ट इतक्या पटकन घडली आहे. कारण आम्हाला थोडं अपेक्षित होतं ज्या पद्धतीचं कथानक आहे आणि जे आम्ही दाखवतोय सिनेमामध्ये, आम्हाला कुठेतरी हा विश्वास होता की हा लोकांपर्यंत चित्रपट पोहोचेल, त्यांना आवडेलही आणि थोडा बहुत चालेलही, कारण ताश्कंतच्या बॅकग्राऊंडवरती हा येत होता. पण पहिल्याच दिवशी एक अशी जी लाट आली याची मोठी की सकाळी जितकी आमच्याकडे प्रेक्षागृह होती त्याच्यापेक्षा जास्ती संध्याकाळी होती. म्हणजे पहिल्याच दिवशी हा आम्ही बदल बघायला लागलो. आणि आज मला वाटतं 5वा का 6वा दिवस असेल. आज काय आहे? आज बुध आहे ना? 5वा दिवस आहे आजचा 6वा दिवस. आणि कुठच्या कुठे ही फिल्म पोचली आहे. तर हे मला असं वाटतं की हे सगळे आशीर्वाद मला सांगू तर. आणि विवेकनी खास करून अत्यंत मेहनत घेतली आहे हा सिनेमा बनवण्यामध्ये. दिवस रात्र एक केली आहे. कारण आमच्याकडे आम्ही काही असं कमर्शियल चित्रपट आम्ही बघत नाही, त्याच्यामुळे आमच्याकडे अशी 25 लोक कामाला वगैरे असं नाही आहे. आमचं एक खूप छोटं युनिट आहे. मी, विवेक आणि पोस्ट प्रोडक्शनमध्ये माझा मुलगा आणि प्री प्रोडक्शनमध्ये माझी मुलगी, असे आम्ही सगळ्यांनी मिळून आमची कामं वाटून घेतली आहे. आता हे अमेरिकेचा दौरा सुरू झाल्यापासूनचं आम्हीच दोघंजणं करतो आहे सगळं. तर त्यामुळे आम्हाला सवय नाही आहे खरं सांगायचं तर. आता हे जे होतं हे सगळं पाहायची, हा सगळा अनुभव घ्यायची याची आम्हाला सवय नाही आहे. पण हात जोडून मी सगळ्या प्रेक्षकांना अगदी मनपूर्वक आभार मानते की जो पाठिंबा त्यांनी दिला आहे हे सत्य समोर आणण्यासाठी. आणि मला वाटतं हा कुठेतरी हा मेसेज बाहेर जाणं खूप गरजेचं होतं. कारण आपल्याला सगळ्यांना लोक म्हणायची की आपल्यामध्येच खूप फूट आहे. तर हाही मेसेज बाहेर जाणं गरजेचं होतं की नाही, आपण एकत्र आहोत सगळे. भारतीयता काय आहे आज सगळ्यांना दिसते. आणि ती फक्त भारतात नाही तर भारताबाहेर राहणारे सुद्धा जे भारतीय आहेत, प्रवासी भारतीय आहेत, तिकडे सुद्धा वेगवेगळ्या देशांमध्ये जेव्हा हाऊसफुल हा शो जातो आहे आणि तिकडे चित्रपट संपल्यानंतर जनगण मन गायलं जातं आहे, ह्यापेक्षा आणखी मोठा आशीर्वाद आणखी काय मागू शकतो. विवेक सर ने जाता अजून एक गोष्ट केली. विवेक सर, आपने ये कहा, आपने आज जाते हुए ये कहा कि ये फिल्म महाराष्ट्र में जब टैक्स फ्री होगी तब सही अर्थ में लोगों तक फिल्म पहुंचेगी. कि आज एक मैडम कह रही थी कि फिल्म प्रत्येक रिक्शा वाले तक पहुंचनी चाहिए जो वो देख पाएगा, क्योंकि ये फिल्म उसके लिए.
सो कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र में हर एक स्टेट में ये फिल्म टैक्स फ्री हो ताकि उस जनता तक ये फिल्म पहुंचे जो ये फिल्म सच में देखना चाहते हैं। देखिए, मैं महाराष्ट्र मेरी कर्म भूमि है। मैं जो कुछ हूँ आज महाराष्ट्र में ही हूँ। महाराष्ट्र के अगर महाराष्ट्र में मेरे को स्वागत नहीं किया होता, अपनाया नहीं होता, तो मैं यहाँ क्यों होता है। और बाकी सारी स्टेट्स जिसको टैक्स फ्री कर रही हैं, छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस की स्टेट है वो टैक्स फ्री कर रही है। आज पंजाब से भी कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनने भी बोली ये बात। तो बाला साहब ठाकरे जो थे, उन्होंने एक दीवार बन के खड़े हो गए थे हिंदुओं के दुश्मनों के सामने। और इसीलिए उन्होंने जब कश्मीर पे ये जेनोसाइड हुआ तो कश्मीरी हिंदुओं को सबसे पहले यहाँ पे शरण शब्द गलत है, पर उनको यहाँ पे आके पढ़ने, एजुकेट होने के लिए देखिए, उन्होंने नहीं कहा नौकरी मैं तुम्हें कर रहा हूँ, पढ़ने के लिए उन्होंने किया। और वो कारण है कि आज सारे कश्मीरी हिंदू पुनर्स्थापित अपनी ज़िंदगी में हैं और वो लोग काफ़ी सक्सेसफुल। तो मैं चाहता हूँ कि बाला साहब की आत्मा की शांति के लिए, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए उद्धव ठाकरे जी और उनके पोते आदित्य ठाकरे जी इस पर विचार करें। और देखिए, ये फिल्म ये ना सोचें कि ये बीजेपी, कांग्रेस, विवेक अग्निहोत्री, वो चलिए हम गलत हैं, मैं मानता हूँ हम नहीं सही हैं, आप ही सही हैं, पर कम से कम उन कश्मीरी हिंदुओं का तो सम्मान करिए जिनके लिए बाला साहब ने दिल खोल के उनके लिए काम किया। और हर कश्मीरी हिंदू मुझसे ये बात बोलता है कि सब जगह अगर हो रही है टैक्स फ्री तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो रही। और उद्धव जी मैं पूरे आदर के साथ कहना चाहता हूँ, जिस तरह से उद्धव जी ने कोविड में लोगों की सहायता की है, बहुत अच्छा काम किया है। और वो इसको भी ज़रूर बिजी होंगे, उनकी कोई मजबूरी होगी, उनको देर हो गई, लेकिन वो ज़रूर इस पर विचार करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कुछ एक दिन के अंदर अंदर वो इसको टैक्स फ्री ज़रूर करेंगे। अगदी कारण म्हणजे बाळासाहेबांना भेटलेली आहे मी आणि त्यांचा उल्लेखही आम्ही या चित्रपटात केलेला आहे। त्यांच्यासारखं म्हणजे दुसरा कोणी होणे नाही हे नक्कीच आहे। सगळ्यांचं श्रद्धास्थान होतं बाळासाहेब म्हणजे। तर महाराष्ट्रात मला तर कुठेतरी असं वाटत होतं की सर्वात आधी महाराष्ट्रात ही टॅक्स फ्री होईल फिल्म आणि त्याचं अनुकरण इतर राज्य करतील। कारण जेव्हा आता काश्मीरी पंडितांसाठी जो कोटा झाला होता तोही सर्वप्रथम महाराष्ट्रातच झाला होता आणि नंतर त्याचं अनुकरण बाकी राज्यातून झालं। पण आता होईल, आशा आहे होईल इकडे सुद्धा। जिस तरह से रेटिंग मिल रही है, जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, जिस तरह से सच्चाई लोग जान रहे हैं, जानना चाहूँगी कि पीएम से आप मिले, किस तरह से मतलब उन्होंने आपको बताया या फिर आप किस तरह से उनसे बात किए टैक्स के लिए, या फिर अमित शाह से क्या कुछ बात हुई, ये जानना चाहूँगी। नहीं, बिल्कुल। किस तरह से आप फील करते हैं जब इतनी बड़ी प्लेटफॉर्म पे मतलब जब आप ट्रेलर लॉन्च कर रहे थे, आप बोल रहे थे कि 400 स्क्रीन मिल रहे हैं, और उस टाइम भी उस टाइम भी आप बोल रहे थे कि पता नहीं ये रीच पहुंच पाएगी कि नहीं, पर अब ये रीच पहुंच पा रही है और इंडिया ही नहीं इंटरनेशनल भी बहुत ही ज़्यादा सराहा जा रहा है। तो क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे जिस तरह से रिस्पांस आ रहा है, और पीएम मोदी से मिलकर क्या कुछ मतलब? देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी के बारे में ये बताना चाहता हूँ, काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेके कि जो ह्यूमन राइट्स हमारे सैनिकों के, आर्मी वालों के, कश्मीरी हिंदुओं के, वो हर व्यक्ति जो टेररिज्म से जिसकी जान जाती है उसकी ह्यूमन राइट्स को लेकर काफ़ी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री जी वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि सारा विश्व एक परिवार है, हम सब भाई बहन हैं, उसको लेकर काफ़ी चिंता करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत के इंडिपेंडेंट इतिहास में ह्यूमैनिटी के लिए और ह्यूमन राइट्स के लिए इतना ज़्यादा काम किसी ने नहीं किया। प्रधानमंत्री जी की एक आदत है, वो ज़्यादा प्रदर्शन नहीं करते, पीछे से चुपचाप चींटी की तरह करते रहते हैं। जब काम हो जाता है, सफल हो जाता है, तो कहते हैं आज रात को 8 बजे मित्रों, और फिर वो अनाउंस कर देते हैं। और ये सत्य है, और मुझे उनकी आदत अच्छी भी लगती है, ऐसी आदत बुरी भी नहीं लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ह्यूमैनिटी और ह्यूमैनिज्म में जो उनका काम है वो एक दिन बहुत दुनिया में उसका बोलबाला हो। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि ये जो फिल्म है मौशी, हाँ मौशी, बिल्कुल लेते फिर भागेंगे। तो किसान संघ का जिम्मेदारी दिया गया, दिल्ली से निकाल दिया गया आपको। पटना आएंगे तो मिलेंगे, आपसे बुलाएंगे ना। हाँ, एक मिनट वेट।
चलिए थैंक यू। ओके, थैंक यू। आपकी फोटो एक सेकंड अब भाई सब जरा पुढे गंदार सर पल्लवी जी थैंक यू चलिए ने किया।